हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आप लोग सब अच्छे होंगे, सब सुखी होंगे, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं होगी और सब लोग ये कोरोना वाले जो पैंडेमिक है इसके अंदर सब लोग सेफ होंगे। आई होप सो वेलकम टू माय क्लास वंस अगेन। थोड़ी सॉरी, इस बार मैं आपका कुछ रीजंस की वजह से आपके जो टॉपिक्स हैं पॉलिटिकल साइंस के वो थोड़े से लेट हो गया मैं देने में। हम सीधे टॉपिक पर आते हैं। हम लोग बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 की, दैट इज़ अल्टरनेटिव सेक्टर्स ऑफ पावर। और अल्टरनेटिव सेक्टर्स ऑफ पावर जो है उसमें हमने 3 अल्टरनेटिव सेक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे। सबसे पहला हमारा अल्टरनेटिव सेक्टर था, फर्स्ट वाज यूरोपियन यूनियन, सेकंड वन वाज आसियान एंड थर्ड हम बात कर रहे थे चाइनीज़ इकोनॉमी, चाइना। ठीक है, तो चाइना एक पोटेंशियल थ्रेट है यूएस हेजमनी के लिए, ये हम लोग पढ़ रहे थे। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि भाई चाइना ने किस तरीके से आज की सिचुएशन तक चाइना जो है वो आया है और उसने इतना डेवलपमेंट किस तरीके से किया है, क्यों वो एक पोटेंशियल थ्रेट है यूएस हेजमनी के लिए। तो हमने थोड़ा चाइना की ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। हम उसको ब्रीफ इकोनॉमिक हिस्ट्री हम कह सकते हैं कि किस तरीके से चाइना ने 1948-49 से शुरुआत करी। शुरुआत में उन्होंने किस तरीके से सोवियत मॉडल को अपनाया, फिर सोवियत मॉडल में कुछ अच्छाइयाँ भी थी लेकिन बहुत सारी कमियाँ भी थी। फिर कैसे उन्होंने बाद में जो है रिफॉर्म्स लाए अपनी पॉलिसीज़ में 70s के दौरान। फिर किस तरीके से उन्होंने ओपन डोर पॉलिसी को अपनाया। ये सारी बातें हम पिछले टॉपिक में कर चुके हैं। तो थोड़ा सा आपके लिए उसका रिवीजन करा दो। हम पढ़ रहे थे कि चाइना का इंसेप्शन होता है 1949 में। ठीक है, चाइना का इंसेप्शन होता है 1948-49 में और इसके बाद चाइना जो है वो सोवियत मॉडल को फॉलो करता है। सोवियत मॉडल का मतलब ये कि वो स्टेट आउंड इंडस्ट्रीज, स्टेट आउंड इकोनॉमी वो तैयार करते हैं। ये सिर्फ इसके अंदर वो डिसाइड करते हैं कि वो किसी प्रकार का कोई इंपोर्ट नहीं करेंगे, खासतौर पे कैपिटलिस्ट कंट्रीज से। ठीक है, तो अपना सोवियत मॉडल वो आगे बढ़ाते हैं। सोवियत मॉडल में बहुत सारी अच्छाइयाँ थी कि भाई इसमें सबको एम्प्लॉयमेंट मिल गया था। इसके अंदर कंट्री जो थी वो बड़े स्केल पर प्रोडक्शन कर रही थी। इसके अंदर उन्होंने इस सोवियत मॉडल की स्पेशलिटी ये थी कि ये लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर। तो उसके बेसिस पर उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन चलाया था। तो लंबे समय तक ये चला, लेकिन इसके साथ ये प्रॉब्लम ये भी थी कि भाई ये सोवियत मॉडल जो था कहीं ना कहीं में कुछ फ्लॉज भी हमने पढ़े थे। जैसे एक फ्लॉ था कि चाइना की पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही थी और ये सोवियत मॉडल जो था इकोनॉमी का वो कहीं ना कहीं चाइना की पॉपुलेशन के साथ जो है वो कोप अप नहीं कर पा रहा था। पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ती चली जा रही थी, प्लस क्वालिटी जो थी वो भी उतनी अच्छी नहीं थी प्रोडक्ट्स की। वर्ल्ड इंटरनेशनली जो है चाइना जो है इंटरनेशनली क्वालिटी उस तरीके से मेंटेन नहीं कर पा रहा था। ठीक है, और साथ में इंडस्ट्रियल जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था वो कहीं ना कहीं पब्लिक की नीड्स को पूरा करने में काफ़ी नहीं था। तो ये सारे फ्लॉज थे इसके अंदर, इस चाइनीज सोवियत सिस्टम इकोनॉमिक मॉडल के अंदर। फिर उसके बाद चाइना ने डिसाइड किया कि वो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी में रिफॉर्म्स लाएंगे। तो रिफॉर्म्स की शुरुआत होती है ईयर 1970 से। सबसे पहले रिफॉर्म लाते हैं सबसे पहले लीडर जाओ एंड लाई, जो कि डिसाइड करते हैं कि वो मॉडर्नाइजेशन करेंगे 4 सेक्टर्स या फैक्टर्स, आप कुछ भी कह सकते हैं इनको, जिनमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस और मिलिट्री, इन 4 चीज़ों को वो क्या कर देंगे, मॉडर्नाइज कर देंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे वो पटरी पर लाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा बहुत देश खोलते हैं, इंपोर्ट आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और वो अपने जो पुराने संबंध थे कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ के साथ वो थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करते हैं। फिर 1978 में आते हैं डेंग शियाओपिंग। ये डेंग शियाओपिंग एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आते हैं। ठीक है, इन डेंग शियाओपिंग ने क्या किया, इन्होंने डिसाइड किया कि ये क्या करेंगे, ये ओपन डोर पॉलिसी अपनाएंगे। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये लोग क्या करेंगे, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे, कैपिटल में इन्वेस्ट करेंगे और टेक्नोलॉजी जो है ये बाहर से खरीद भी सकते हैं और खुद की टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने ओपन डोर पॉलिसी शुरू की। इस ओपन डोर पॉलिसी की खासियत भी हमने पढ़ी थी कि भाई ओपन डोर पॉलिसी की खासियत ये थी कि इन्होंने सबसे पहले तो रशिया की तरह या यूएसएसआर की तरह शॉक थेरेपी को नहीं अपनाया। इन्होंने स्टेप बाय स्टेप अपनी इकोनॉमी को कहीं ना कहीं मॉडर्नाइज किया था। ठीक है,
इसके अलावा इन्होंने 1982 में एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइज किया, फिर 1998 में इन्होंने इंडस्ट्रीज़ को प्राइवेटाइज किया। इन्होंने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को फिर देश में लेकर आए, जबकि शुरुआती सोवियत मॉडल में आपने जब से पढ़ा था कि कहीं ना कहीं चाइना जो है इंपोर्ट पे बिलीव नहीं करता था, ठीक है, वो खुद प्रोडक्शन करने पर बिलीव कर रहा था। लेकिन यहाँ इन्होंने इन सारी चीज़ों को अपने चेंज किया। ओपन डोर पॉलिसी में इन्होंने कुछ स्पेशलाइज्ड इकोनॉमिक जोन्स बनाए जिनको सेज कहा जाता है शॉर्ट में, और इन्होंने इन सेज वाले एरियाज़ में ही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश की। तो इस तरीके से चाइना की जो इकोनॉमी थी वो धीरे धीरे करते करते बूम करना शुरू हो गई, ठीक है। लेकिन इस चीज़ में खासियत ये भी थी कि इससे इतना सब कुछ करने के बाद भी स्टेट कंट्रोल पूरा था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि चाइना ने अपने स्टेट कंट्रोल को कभी भी खोला नहीं, ठीक है। इन्होंने एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइज कर दिया। एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइज करने का फ़ायदा ये हुआ कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ता चला गया, ठीक है। इनके पास जो है वो कहीं ना कहीं इनके पास जो रूरल इंडस्ट्रीज़ थी वो डेवलप होना शुरू हो गई, और इसके अलावा इनके पास फॉरेन एक्सचेंज भी आना शुरू हो गए, और चाइना अब दूसरे देशों के अंदर भी अपने इन्वेस्टमेंट्स करने लग गया इतने सारे फॉरेन एक्सचेंज आने की वजह से। तो इस तरीके से चाइना की इकोनॉमी जो थी वो कहीं ना कहीं डेवलप करती चली गई बिकॉज ऑफ ओपन डोर पॉलिसी, ठीक है। मैं आपको पहले इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसके क्या क्या एडवांटेजेस थे इस ओपन डोर पॉलिसी के। आज हमारा टॉपिक हम शुरू करेंगे इसी पुराने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कि चाइना की जो ओपन डोर पॉलिसी है, इस ओपन डोर पॉलिसी के एडवांटेजेस तो हमने पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे फ्लॉस क्या क्या थे ओपन डोर पॉलिसी के। क्या आप कह सकते हो प्रॉब्लम्स विथ ओपन डोर पॉलिसी। तो ऐसा नहीं है कि भाई ओपन डोर पॉलिसी ने चाइना के साथ सब कुछ बुरा किया, नहीं। चाइना के साथ ओपन डोर पॉलिसी ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छे से चाइना की ओपन डोर पॉलिसी चली, बहुत सारे फ़ायदा भी हुए। लेकिन इसके साथ बहुत सारी कुछ प्रॉब्लम्स भी थी, ठीक है। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या थी? एवरीवन इन चाइना वाज नॉट benefited by this policy। सबसे पहला ड्रॉबैक क्या था कि चाइना में सबको इसका एक समान फ़ायदा नहीं मिला। ये आपको ध्यान रखना। पहले इसकी प्रॉब्लम क्या थी? चाइना में हर किसी को इसका फ़ायदा नहीं मिला। मतलब इससे बहुत सारे, मतलब क्या होता है ना, नॉर्मल एक अच्छा स्टेट, एक अच्छी इकोनॉमी तब कही जाती है जब इकोनॉमिक बेनिफिट सबको बराबर मिले। ऐसा नहीं हो कि किसी को ज़्यादा मिल गई, किसी को कम मिल गए। इसमें क्या, अगर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा इकोनॉमिक बेनिफिट्स का तो सोसाइटी के अंदर रिच और पुअर के बीच का गैप बढ़ता चला जाएगा, और वो किसी भी अच्छी इकोनॉमी में होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं हो पाई, और कहीं ना कहीं रिच और पुअर के बीच का गैप बढ़ता चला गया, और चाइना के अंदर हर किसी को इस इकोनॉमिक पॉलिसी का फ़ायदा नहीं मिला, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम क्या थी? अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज्ड। दूसरी प्रॉब्लम ये थी इस पॉलिसी के साथ कि इस पॉलिसी से जितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना चाहिए था उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पाया। तो इस रीज़न की वजह से क्या हुआ कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला गया, और ये अनएम्प्लॉयमेंट एक पर्टिकुलर टाइम में जो है वो 100 मिलियन तक पहुंच गया। मतलब 100 मिलियन लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं क्या हो गए? बेरोजगार थे इस समय, इस पॉलिसी के बाद भी, ठीक है। इसके अलावा फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया, इसको हम पर्टिकुलर कैटेगराइज कर रहे हैं। ऑल्सो इंक्रीज्ड। इस पॉलिसीज का एक नुकसान ये भी रहा कि अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ा, 100 मिलियन तक तो रहा, लेकिन इनमें महिलाओं की संख्या भी बहुत ज़्यादा थी। महिलाएं काफ़ी बड़ी संख्या में अनएम्प्लॉयड हो गई। तो इसका मतलब ये है कि भाई, या तो हम इसको कह सकते हैं कि भाई इस पॉलिसीज़ के बेनिफिट मेल्स को हुए, फीमेल्स को नहीं हुए। तो अगर मेल्स को हुए, फीमेल्स को नहीं हुए, तो भी हमारा फर्स्ट वाला सेंटेंस जो है वो पूरी तरीके से आर्गुमेंट में सही बिठता है कि भाई एवरीवन वाज नॉट बेनिफिटेड बाय दिस
पॉलिसी, ठीक है। और एंड वर्किंग कंडीशंस वर वेरी बैड, जो वर्किंग कंडीशंस थी वो बहुत खराब थी, ठीक है। मतलब काम करने के लिए जो लोग जा रहे थे उनको जो माहौल मिलना चाहिए था, जो सिक्योर एनवायरनमेंट मिलना चाहिए था, वो सिक्योर एनवायरनमेंट उनको नहीं मिल रहा था। उनकी वर्किंग कंडीशन बहुत ख़राब थी। वर्किंग कंडीशन ख़राब होने का मतलब ये भी हो सकता है कि हो सकता है उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा हो। एक्सप्लॉयटेशन में हम कह सकते हैं कि भाई उनसे काम ज़्यादा लिया जा रहा हो, 10-10, 12-12, 15-15 घंटे काम दिए जा रहा हो, लेकिन उसके कंपैरिजन में वेजेस बहुत कम दिए जा रहे हों। एक्सप्लॉयटेशन में ये भी हो सकता है कि भाई उनके साथ उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं करवाई जा रही हो। ये भी ये भी एक प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन में हम काउंट कर सकते हैं कि उन लोगों को सिक्योरिटी का मतलब जॉब सिक्योरिटी उनकी नहीं हो सकती है कि मतलब उनको कभी भी जॉब से निकाला जा सकता है। तो इस तरीके से इनसिक्योर माहौल में वहाँ पर लोग रह रहे थे। तो वी कैन से दैट पीपल्स वर नॉट बेनिफिटेड, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट ऑल्सो इंक्रीज एंड वर्किंग कंडीशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी, ठीक है। चौथा प्रॉब्लम, एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन, वातावरण खराब हो गया, ठीक है। अगला प्रॉब्लम एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन, इतनी सारी इंडस्ट्रियलाइजेशंस वगैरह होने की वजह से एनवायरनमेंट के अंदर पॉल्यूशन बढ़ गया और सेफ एयर नहीं मिल पाई, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, कंजस्शन बहुत ज़्यादा था, पॉपुलेशन भी चाइना की बढ़ती चली जा रही थी, ठीक है। तो एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक हेल्दी एनवायरनमेंट जहाँ पर इंसान रह सके, काम कर सके, पॉल्यूशन ना हो, प्योर वाटर मिल सके, ये सारी चीज़ें जो है वो बढ़ती चली गई। और आज की तारीख में हम जानते हैं कि चाइना इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड, एनवायरमेंटली मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री। एयर पॉल्यूशन की बात करें हम तो चाइना इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा उन देशों में शामिल है चाइना जहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा क्या हुआ, इस नई इकोनॉमिक पॉलिसी ने करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, ठीक है। भ्रष्टाचार होने लगा और अनइवन फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। और कोई भी जब भ्रष्टाचार किसी भी इकोनॉमी में बढ़ता चला जाता है तो उसका सीधा सीधा जो नुकसान होता है वो रोज़गार पाने वाले को होता है, गरीब लोगों को होता है। तो कहीं ना कहीं इस सिस्टम ने कहीं ना कहीं क्या डेवलप किया, डिस्क्रिमिनेशन डेवलप किया। और वो डिस्क्रिमिनेशन की एक कारण क्या थी, करप्शन भी थी। तो करप्शन भी बढ़ गया, ठीक है, इसकी वजह से, ठीक है। और इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज, और क्या हुआ, लास्ट प्रॉब्लम, राइज ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज। इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज का मतलब क्या हुआ कि आर्थिक तौर पर, इकोनॉमिक तौर पर लोगों के बीच में जो गैप था वो बढ़ता चला गया। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको पहले दिया था कि भाई रिच और पुअर के बीच का गैप बढ़ गया। ये एक इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, मतलब किसी को तो बहुत कुछ फ़ायदा हो गया, किसी को बिल्कुल फ़ायदा नहीं हुआ। एक इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़ को इस तरह से भी देख सकते हैं कि अर्बन और रूरल एरियाज़ के बीच के डिफरेंसेस को हम नोटिस करने लगे कि भाई रूरल एरिया जो है वो तो बहुत बैकवर्ड एरिया और अर्बन एरियाज बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड हो गए, ठीक है। इसके अलावा जितने भी कोस्टल एरियाज़ थे और इनलैंड प्रोविंसेस थे उनके बीच का गैप भी बढ़ता चला गया। मतलब जिस एरिया को इकोनॉमिक बेनिफिट मिला वो तो बहुत तेज़ी से ग्रो किया और जिस एरिया को इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिला वो कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ ही रह गया। तो ये कहीं ना कहीं किसी भी देश के लिए ये सिचुएशन जो है वो अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तो ये ओपन डोर पॉलिसी ने चाइना के अंदर ये सारी जो है आपकी नई प्रॉब्लम्स लाकर खड़ी कर दी, ठीक है। यहाँ पर आप एक क्वेश्चन लिख सकते हैं। क्वेश्चन आपका सिंपल सा है कि डिस्कस द प्रॉब्लम्स विथ ओपन डोर पॉलिसी, या आप कह सकते हैं कि डिस्क्राइब द डीमेरिट्स ऑफ ओपन डोर पॉलिसी, और आप कह सकते हैं डिस्क्राइब द डिसएडवांटेजेस ऑफ ओपन डोर पॉलिसी। तो यहाँ से आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है, कौन सा, ओपन डोर पॉलिसी, ठीक है।
तो कुल मिलाकर चाइना जो है आगे बढ़ा, नो डाउट। पहले 1949 के कंपैरिजन में हम ओपन डोर पॉलिसी तक पहुंचे और ओपन डोर पॉलिसी के बाद के जो कंसिक्वेंसेस थे उसको अगर कंपेयर करें तो चाइना नो डाउट बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा, ठीक है। और आगे बढ़ने के बाद चाइना जो है वर्ल्ड की एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमी बनकर तैयार हो गया, ठीक है। तो सिंपल सी बात हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि ड्यू टू दिस ओपन डोर पॉलिसी नो डाउट इसके प्रॉब्लम्स थी लेकिन इसके फायदे भी बहुत थे, ठीक है। तो इसके फायदे तो क्या हुआ, इन द एंड चाइना बिकम रीजनली एंड ग्लोबली इकोनॉमिक पावर। चाइना विश्व में, ठीक है, ग्लोबली और इकोनॉमिकली क्या बन गया, ग्लोबली और रीजनली क्या बन गया, पावर बन गया। मतलब विश्व के बड़े पावर में चाइना शामिल हो गया था, ठीक है। इस पावर की वजह से लेड चाइना टू हैव इन्फ्लुएंस with its trade पार्टनर्स, ठीक है। तो चाइना की इकोनॉमी बढ़ती चली गई और चाइना की इकोनॉमी बढ़ने के साथ साथ चाइना की जो इंटरडिपेंडेंसी है, ठीक है, एक देश का चाइना पर, चाइना का दूसरे देश पर जो इंटरडिपेंडेंसी है ये बढ़ती चली गई और चाइना की इकोनॉमी भी बढ़ती चली गई। तो इसका एक कंसिक्वेंसेस क्या निकल कर आया कि चाइना इतना बड़ा पावर बन गया कि वो एक इन्फ्लुएंस पैदा करने लगा। इन्फ्लुएंस मतलब कि उसका होना या नहीं होना कहीं ना कहीं रीजन में या वर्ल्ड वाइड एक फर्क पैदा, डिफरेंस क्रिएट करने लग गया, ठीक है। तो चाइना जो है एक ग्लोबली भी कह सकते हो आप या आप रीजनली भी कह सकते हो, क्या बन गया, अपने ट्रेड पार्टनर्स के बीच में एक इन्फ्लुएंस बन गया। मतलब इनकी बातों का असर होने लग गया, इनका पैसों का असर होने लग गया, लोग जो है इनको एक पावर के रूप में देखने लगे और कहीं ना कहीं दूसरे देश जो है इनके साथ मनगढ़ंत कुछ भी काम नहीं कर सकते थे, ठीक है। इनको बुली करना इतना आसान नहीं था और एक प्रकार से बुली करना इनका बंद ही हो गया था, ठीक है। तो ये बड़े इन्फ्लुएंस पावर्स बन गए, ठीक है। तीसरा चीज क्या हुई, चाइना ट्राइड टू रिजॉल्व इट्स पेंडिंग इश्यूज विथ जापान, यूएस, रशिया एंड आसियान, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक पावर बनने का चाइना को फ़ायदा ये हुआ कि उसके जितने भी इन देशों के साथ उनके जितने भी पेंडिंग इश्यूज थे उनको इनके इन्फ्लुएंस ने सॉल्व करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इनके जितने भी पुराने आउटस्टैंडिंग इश्यूज थे, मतलब चाइना की दुश्मनी की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे देश हैं जिनकी चाइना के साथ शुरुआती और काफ़ी पुरानी दुश्मनी रही है, जिनमें जापान है के, यूएसए के, यूएस क्यों है क्योंकि कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट वाला मैटर निकल कर आता है। रशिया के साथ इनके जो पुराने जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे वो हैं, और आसियान को इन्होंने शुरुआत में अंडर एस्टिमेट किया लेकिन धीरे धीरे उनकी ग्रोथ देखते हुए कहीं ना कहीं इनको समझ में आया, तो इन्होंने क्या किया, कोशिश की कि कहीं ना कहीं इनके पावर का फ़ायदा ये हुआ या इनके पावर का फ़ायदा इनको ये मिला कि इन सारे देशों के साथ इनके जो इश्यूज थे वो कहीं ना कहीं उन पर भी इफेक्ट आने लग गया, ठीक है। इसके अलावा चाइना
also tried to resolve its issue with Taiwan। इसके अलावा ताइवान के साथ भी इन्होंने अपने इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश की थी। अब देखो ताइवान वाला मैटर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चाइना, रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है। तो दो देश हैं, PRC एंड ROC। जो PRC है वो तो हमारा आज का चाइना है, जो चाइना आज हम देखते हैं, और रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है ये है आपका ताइवान, ठीक है, ठीक है। तो PRC पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना और ROC रिपब्लिक ऑफ चाइना, दोनों में क्या फ़र्क है? PRC का मतलब है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसको हम आज का चाइना कहते हैं, ठीक है, और दूसरा है ROC, जिसे हम आज ताइवान कहते हैं। 1949 में दो ग्रुप्स के बीच में जो है यहाँ पर दो प्रकार की होड़ थी, मतलब दो प्रकार के ग्रुप्स थे चाइना में, जो चाइना के अंदर अपना जो है वो एस्टैब्लिशमेंट करना चाहते थे, अपने रूल को, उनके बीच का पावर स्ट्रगल था। तो 1949 में क्या हुआ कि जो ROC है, जिसको हम आज का ताइवान कहते हैं, तो ये जो ग्रुप था जो कहीं ना कहीं खुद को मेन चाइना होने का क्लेम करता था, इसको, इस मेनलैंड चाइना के जो मेन ग्रुप थे, जिनमें माओ त्से तंग जो लीडर थे, उन्होंने इस ग्रुप को रिट्रीट कर दिया, मतलब खदेड़ दिया। कहाँ तक? ROC या रिपब्लिक ऑफ चाइना में, जिसे ताइवान भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ, क्या बोलते हैं इसको, ताइवान, और इसकी कैपिटल है ताइपे, ठीक है। तो यहाँ इनको खदेड़ दिया और इनको रिट्रीट कर दिया कि आप वहीं रहो, और बाकी पूरे एरिया पर माओ त्से तंग की लीडरशिप ने एरिया पर कंट्रोल कर लिया, ठीक है। तो वो जो चाइना है उसको कहा जाता है PRC, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, या आज का मेनलैंड चाइना। और आज भी ताइवान अवेलेबल है, और ताइवान आज भी ये कहता है कि चाइना जो है, ओरिजिनल चाइना जो है, वो खुद को मानता है, लेकिन मेनलैंड चाइना खुद को एक चाइना मानता है, लेकिन दुनिया ने इस PRC को एज ए चाइना एक्सेप्ट कर लिया है। और सिक्योरिटी काउंसिल में जो चाइना की सीट है वो पहले ताइवान के पास थी, लेकिन जब ये रिट्रीट हुआ चाहता है और मेनलैंड के ऊपर माओ त्से तंग वाली जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उनका कब्जा हो गया, तो उसके बाद फिर ये जो सिक्योरिटी काउंसिल का जो ये मेंबरशिप थी, ये इनके पास से इनके पास आ गई, ठीक है। तो ये एक मैटर है इनके बीच में, और आज भी ये लोग इनको वैल्यू नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने कोशिश की कि चलो इनके बीच आज जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट से उनको हम क्या करें, रिजॉल्व करें। तो ये कुछ मैटर्स है जिसमें चाइना ने इकोनॉमिक पावर बनने के बाद कहीं ना कहीं डेवलपमेंट किए हैं, और यही डेवलपमेंट्स चाइना को जो है एक हेजमैन के रूप में तैयार करते हैं, ठीक है। ठीक है। इसके अलावा 1997 में चाइना ने आसियान की जो इकोनॉमी थी उसको स्टेबलाइज करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। तो कहीं ना कहीं जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है वहाँ पर भी चाइना का जो है वो इन्फ्लुएंस पड़ता है, और इनकी प्रॉब्लम्स को मिटिगेट करने की कोशिश की है, ठीक है। इसके अलावा चाइना जो है वो आपके अफ्रीकन देशों में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और वहाँ पर भी डेवलपमेंट लाने की कोशिश कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों ने कहीं ना कहीं चाइना को वर्ल्ड में ग्लोबल प्लेयर के रूप में लाकर खड़ा कर दिया है, जहाँ पर वो अपनी प्रॉब्लम्स को भी सॉर्ट आउट कर रहे हैं, जहाँ पर वो, जैसा कि मैंने बताया, 1997 में हेल्प्ड आसियान टू मिटिगेट क्राइसिस। इसके अलावा अफ्रीकन देशों में भी रोल प्ले कर रहे हैं अपना। तो इस तरीके से चाइना एक ग्लोबल प्लेयर बनकर इंटरनेशनल लेवल पर जो है आया है
और एक चीज़ और हम आप देख सकते हैं कि चाइना जो है वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड के जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वर्ल्ड बैंक की हम बात करें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की हम बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें, यूनाइटेड नेशन की बात करें, सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें, तो सब जगह चाइना जो है एक बहुत बड़ा फंड प्रोवाइड करने वाला कंट्री है। मतलब अगर आप यूएसए के बाद अगर कोई बड़े फंड करने वाली कंट्रीज में देखो, मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, नो डाउट यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन जो यूरोपियन यूनियन जो है वो बड़ा फंड कंट्रीब्यूटर है, लेकिन एज ए कंट्री अगर हम बात करें तो फिर चाइना का नाम आता है आफ्टर यूएस। ठीक है, तो इस तरीके से चाइना जो है ग्लोबल प्लेयर बनकर तैयार हो चुका है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम कह सकते हैं कि चाइना जो है वो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, नाउ ये तो हो गई हमने चाइना की इकोनॉमिक पॉलिसी की बात। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अपने चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, और ये लास्ट टॉपिक है आपका इंडियाज रिलेशन विथ चाइना या चाइनाज रिलेशन विथ इंडिया। चूंकि हम चाइना की बात कर रहे हैं तो हमने आसियान में भी बात की थी कि इंडिया क्या रोल प्ले कर रहा है, तो हमने वैसे ही बात अब हम किसकी करेंगे, चाइना इंडिया रिलेशन। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, चाइना इंडिया रिलेशन। ठीक है, तो चाइना इंडिया रिलेशन के बारे में जब हम बात करें तो उसके पहले दो तीन चीज़ें ध्यान लेना ज़रूरी है कि दोनों देश, चाहे वो चाइना हो चाहे वो इंडिया हो, हिस्टोरिकली इनके बीच में आपको शुरुआत से कभी किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट देखने को नहीं मिलता। पुरानी बात कर रहे हैं हम, 1949 की बात नहीं कर रहे हैं, उसके पहले की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों के देश में, तो इन दोनों देश के बीच में ज़्यादा कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट वाली बात नहीं है। दोनों के सेपरेट कल्चर्स थे, दोनों अपने अपने रीजन में पावरफुल थे, रीजनल पावर्स थे दोनों। ठीक है, और दोनों का पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट अच्छा था अपने अपने एरिया में। ठीक है, और दोनों जो है पूरी वर्ल्ड में अपना अपना रोल प्ले कर रहे थे, दोनों देश अपना अपना रोल प्ले कर रहे थे। ठीक है, लेकिन बहुत जल्दी, दैट इज आफ्टर 1947, हम बात करेंगे आफ्टर 1947, दोनों देशों के बीच में क्या हुआ, बॉर्डर डिस्प्यूट्स। चाइना क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम ये उसके पार्ट है, ये क्लेम करता है चाइना कि ये दोनों जो एरिया है ये उसके पार्ट है। और भारत का कहना है कि चूंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे यहाँ रूल कर रही थी और उन्होंने जो एग्रीमेंट किया था चाइना के साथ, उसके अकॉर्डिंग ये दोनों एरिया जो है वो किसके पार्ट हो गए, इंडिया के पार्ट हो गए। लेकिन चाइना आज भी इस पर अपना क्लेम करता है। ठीक है, इसके अलावा हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट इनके साथ जो था वो दो एरिया पर है, एक एरिया पर और है विच इज कॉल्ड अक्साई चिन। ठीक है, अब आप कहेंगे अक्साई चिन कहाँ है, तो जब आप इंडिया का मैप देखते हैं, जो हमारे जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है, इस जम्मू कश्मीर वाले पार्ट के अंदर ये जो आपका इधर का एरिया है, इतना एरिया जो है ये आपका अक्साई चिन है। और कहीं ना कहीं इसको लेकर जो है इंडिया और चाइना के बीच में, ये एक्चुअली कश्मीर का पार्ट है और आज की तारीख में ये चाइना के पास है, तो ये एरिया चाइना के पास है। दैट इज़ वाई इंडिया का जो है कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट है इन सारे रीजन्स को लेकर। चाइना का कहना है कि ये जो है एरिया ये लद्दाख का, सॉरी तिब्बत का पार्ट है, हम कहते हैं हमारा पार्ट है। सिमिलरली वो लोग कहते हैं कि ये दोनों भी तिब्बत के पार्ट है, इसलिए हमारे पास होने चाहिए। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट इनके बीच में, भारत और चाइना के बीच में कंटिन्यूसली चला आ रहा है। ठीक है, फिर इम्पोर्टेंट डेट आती है विच इज कॉल्ड 1962। ठीक है, फिर आता है आपका
1962, और 1962 में दोनों देशों के बीच में वॉर होता है, इसको आप कहेंगे इंडो-सीनो वॉर भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। दोनों देशों के बीच में वॉर होता है, इंडो-सीनो वॉर 1962 में। और इसके पहले कोशिशें भी थी दोनों देशों के बीच में, जैसे नारा भी लगा था हिंदी चीनी भाई भाई वाला, लेकिन 1962 में दोनों देशों के बीच में इन बॉर्डर्स को लेकर कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता है, और इस कॉन्फ्लिक्ट का रिजल्ट ये निकल कर आता है कि भारत को लंबे समय तक मिलिट्री नुकसान झेलना पड़ा, ठीक है। इंडिया हैड टू फेस मिलिट्री रिवर्सेस, और ये मिलिट्री रिवर्सेस होने की वजह से क्या हुआ, भारत को इसका एक बहुत बड़ा झटका पड़ा, और ये झटका इतना बड़ा पड़ा कि आज तक हम इससे उबर नहीं पाए हैं, ठीक है। आज भी हमारे बीच में इन चीज़ों को लेकर, आज भी हम 1962 के वॉर में जो इंडिया हारा था उसका हम जो है उसका असर हम आज हमको भी देखने को मिलता है। और तब से लेकर 1962 के बाद से लेकर 1976 तक दोनों देशों के बीच में किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं रहा, दोनों देश के बीच में किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं रहा, दोनों के बीच के रिलेशन डिग्रेडेड रहे, डाउनग्रेडेड रहे, और लंबे समय तक 1976 तक कोई आइस ब्रेकिंग दोनों के रिलेशन के बीच में नहीं हो पाई, ठीक है। फिर हम बात करते हैं 1976 की। 1976 वो साल था जब भारत और चाइना के बीच के जो रिलेशन थे, वहाँ पर जो मैंने कहा कि आइस ब्रेक नहीं हुई थी, वो धीरे धीरे होने लगी थी, मतलब थोड़े थोड़े इम्प्रूवमेंट्स आने लग गए थे। और ये इम्प्रूवमेंट्स आने के पीछे रीज़न क्या थे, तो रीज़न जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ा कि चाइना में लीडरशिप चेंज हुई थी, ठीक है। हमने 2 लीडर्स के नाम पढ़े थे, अगर आपको याद हो तो हमने 2 लीडर्स के नाम पढ़े थे। पहला तो था झाओ एनलाई और दूसरा थे डेंग शियाओपिंग। तो ये जो 2 लीडर्स थे, इन 2 लीडर्स के आने के बाद चाइना ने अपनी अप्रोच चेंज की इकोनॉमिकली वर्ल्ड वाइड, और उसके बाद से फिर इस लीडरशिप चेंज होने का इम्पैक्ट इंडिया के साथ भी पड़ा, और हमारे रिलेशन जो है वो थोड़े बेटर होते चले गए, ठीक है। और इन दोनों के आने के बाद जो मेन चेंज हुआ वो था चाइनीज पॉलिसी में। चाइनीज पॉलिसी बिकेम मोर pragmatic and less ideological। यहाँ आपको मतलब समझना बहुत ज़रूरी है प्रैग्मेटिक और आइडियोलॉजिकल का। प्रैग्मेटिक और आइडियोलॉजिकल की जब हम बात करेंगे चाइनीज़ पॉलिसी की, तो हम थोड़ा सा फिर से बैक की तरफ जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि चाइना शुरुआत में एक सोशलिस्ट कंट्री रहा है शुरुआत से, और वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा था कि भाई वो किसी प्रकार के कोई इंपोर्ट्स वगैरह नहीं करेंगे, कैपिटलिस्ट कंट्री से वो कोई जो है नहीं रखेंगे, कोई भी रिलेशन नहीं रखेंगे। ये खुद क्या डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं डिफरेंसेस थे इंडियन आइडियोलॉजी में और इनके आइडियोलॉजी में। लेकिन 1970 के बाद जब से लीडरशिप चेंज हुई, खासतौर पर 1976 के बाद से, तो चाइना ने क्या किया, थोड़ा सा अपना जो पॉलिसी है वो चेंज की। वो चेंज किया कि वो बहुत ज़्यादा प्रैग्मेटिक बन गए। प्रैग्मेटिक बनने का मतलब होता है व्यवहारिक बन गए। क्या बन गए? व्यवहारिक। व्यवहारिक बनने का मतलब ये होता है कि आप अपनी आइडियोलॉजी को तो एक तरफ रखते हो, आप ये सोचते हो कि आज की तारीख में क्या आप ज़्यादा प्रैक्टिकल है, इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन रखना ज़्यादा ज़रूरी है या इंडिया के साथ पुरानी टसल में ही रहना चाहिए। तो इनको ऐसा लगा कि भाई इंडिया के साथ रिलेशन सुधारने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल उसका बेनिफिट जो है चाइना को होगा। तो उन्होंने व्यवहारिकता की तरफ ध्यान दिया। वो अमेरिका के इंपॉर्टेंस को समझे, वो कैपिटलिस्ट कंट्रीज के इंपॉर्टेंस को समझे, कि उन्होंने सोचा कि खुद को आइसोलेट करके रखने का कोई फायदा नहीं है। सिचुएशन की डिमांड ये है कि हम थोड़े प्रैक्टिकल बने और लोगों से अपने व्यवहार सुधारें। तो इन्होंने प्रैग्मेटिक पॉलिसी अपनाई। और दूसरी चीज़ लिखी लेस आइडियोलॉजिकल। लेस आइडियोलॉजिकल का मतलब ये है कि इनके जो ओरिजिनल आइडियोलॉजीज थी, जिनमें से सोशलिज्म कम्युनिज्म वाली जो आइडियोलॉजी थी, उनको इन्होंने कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश की थी, क्योंकि वो कम होगी तब ये प्रैग्मेटिक होगा।
ठीक है। तो 1970 के बाद चाइनीज पॉलिसी में चेंज आया और इस चेंज की वजह से इंडिया और चाइना के जो रिलेशन थे वो क्या होने शुरू हो गए, इम्प्रूव होने शुरू हो गए। क्या होना शुरू हो गए, इम्प्रूव होना शुरू हो गए। ठीक है। चाइना ने डिसाइड किया कि दे विल पुट ऑफ ऑल द contentious issues with India। क्या डिसाइड किया उन्होंने, जितने भी कंटेंशियस इशू है, जिनको आप कह सकते हो जटिल इशू, कॉम्प्लेक्स इश्यूज जो है, जिनको सॉल्व करना आसान नहीं है, उनको उन्होंने पुट ऑफ करने की कोशिश की। पुट ऑफ करने का मतलब होता है निपटारा करना। मतलब भारत के साथ ऐसे वो सारे पुराने विवाद जो कहीं ना कहीं चल रहे थे, उनका उन्होंने डिसाइड किया कि ये लोग क्या करेंगे, इसका निपटारा करेंगे। ठीक है। और फिर 1981 आता है और 1981 में चाइना और इंडिया के बीच में टॉक शुरू होती, मतलब बातचीत शुरू होती। कब से, 1981 के बाद से। तो ये कहीं ना कहीं बर्फ पिघलने लग गई थी दोनों देशों के बीच में और रिलेशन कहीं ना कहीं क्या हो गए थे, इम्प्रूव होना शुरू हो गए थे। ठीक है। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ी घटना होती है और वो बहुत बड़ी घटना क्या होती है, वो बहुत बड़ी घटना होती है एंड ऑफ कोल्ड वॉर, जो आप सब जानते हैं। कब होती है, 1991 में क्या होता है, कोल्ड वॉर खत्म होता है। और 1991 में कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद चाइना जो है खुद को और ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश करता है। कहीं ना कहीं उसके ऊपर से यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस थोड़ा सा कम होता है और ये रीजनली और एरिया वाइज थोड़ा सा बड़ा पावर बनने की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यूएसएसआर टूट चुका था और बड़ा देश नहीं रह पाया था यूएसएसआर। तो अब इस रीजन में बड़ा देश बनने की तरफ कौन आगे बढ़ गया, चाइना आगे बढ़ गया। और कहीं ना कहीं एशियन इकोनॉमी के अंदर इन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की एज ए इकोनॉमिक पावर। एंड व्हाई दिस सो हैपन, दिस हैपन बिकॉज ऑफ एंड ऑफ कोल्ड वॉर, और इन अदर वर्ड्स यू कैन राइट दैट इट हैपन बिकॉज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। किसकी वजह से हुआ, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर की। दोनों सेम चीजें, आप सबको पता है, यू नो दैट वेरी वेल। चाहे आप एंड ऑफ कोल्ड वॉर कह दो या डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर कह दो, बात एक ही। ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है इसके अंदर कि दोनों के बीच में क्या एंड। ठीक है। क्योंकि कोल्ड वॉर एंड तभी हुआ जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ। यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट नहीं होता तो कोल्ड वॉर एंड ही नहीं होता। और वर्ल्ड क्या बन गया, एक और पॉइंट लिखते हैं, यूनिपोलैरिटी। ठीक है। क्या लिख देंगे इसको, यूनिपोलैरिटी। हिंदी में क्या बोलते हैं, एक ध्रुव था। बाइपोलर, पहले बाइपोलर तो 1991 से पहले दो पोल्स थे, इसलिए बाइपोलर। दो पोल्स कौन थे, यूएसएसआर था, एक यूएसए था। 1991 के बाद क्या हुआ, डिसइंटीग्रेशन हो गया यूएसएसआर का, तो ये तो बचा नहीं। अब सिर्फ एक ही पोल बचा, वो है यूएस। तो क्या हो गया, वर्ल्ड यूनिपोलर हो गया। तो तीनों एक ही चीज। यूनिपोलरिटी की बात करेंगे तो भी आपको यही लिखना है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर की बात करेंगे तो भी यही समझना है, और एंड ऑफ कोल्ड वॉर का मतलब भी यही है। तो इन सब चीज़ों के बाद चाइना जो है ग्लोबली और रीजनली एक बड़ा पावर, एक बड़ा ग्लोबल प्लेयर बनकर सामने आ गया, जो कि कहीं ना कहीं कुछ ऑब्स्टेकल्स जो थे वो उनके सामने से हट गए थे। ठीक है। और एशिया में भी इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। फिर आ जाते हैं हम सीधे आ जाते हैं हम 1988 की। 1988 इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी वेंट टू चाइना के दौरे पर जाते हैं। कौन, राजीव गांधी। अब राजीव गांधी चाइना के दौरे पर जाते हैं तो इसका क्या इम्पैक्ट होता है इंडिया चाइना रिलेशन के बीच में, वो आपको समझना ज़रूरी है। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग राजीव गांधी जो है वो कहाँ चले जाते हैं, चाइना चले जाते हैं। और राजीव गांधी के चाइना जाने के बाद क्या होता है, कुछ पॉइंट्स हम ध्यान रखेंगे। 1988
राजीव गांधी Indian PM of that time went to China. कहाँ गए? चाइना चले गए। अब राजीव गांधी चाइना जाते हैं तो होगा क्या? ठीक है, पहला पॉइंट, इस दौरे में बोथ गवर्नमेंट्स have taken measure to establish peace। दोनों गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है? पीस एस्टैब्लिश हो दोनों देशों के बीच में, एंड कंटेन कॉन्फ्लिक्ट्स, विवाद का सुलझाना, विवादों को क्या करेंगे? सुलझाएंगे, और क्या करेंगे? पीस, शांति एस्टैब्लिश करेंगे। पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, जैसे आपके बुक के अंदर वर्ड लिखा हुआ, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी क्या करेंगे? मेंटेन करेंगे। ठीक है, और क्या होता है? एग्रीमेंट्स हो दोनों देशों के बीच। क्या होते हैं? एग्रीमेंट्स होते हैं। एग्रीमेंट किन चीजों को लेकर होते हैं? कल्चरल एक्सचेंज, दोनों देश सांस्कृतिक आदान प्रदान करेंगे, मतलब भारतीय लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ के लोग यहाँ आएंगे, यहाँ के रिपोर्टर वहाँ जाएंगे, वहाँ के रिपोर्टर यहाँ आएंगे, यहाँ की चीज़ें वहाँ छपेंगी, वहाँ की चीज़ें यहाँ छपेंगी, यहाँ की बुक्स वहाँ जाएंगी, वहाँ की बुक्स यहाँ आएंगी, वो हमसे कुछ कल्चरल सीखेंगे, हम उनसे कुछ कल्चरल सीखेंगे, तो ये एक्सचेंज हुआ। ठीक है, और क्या एग्रीमेंट हुआ? कॉपरेशन, दोनों देश एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? कोऑपरेट करेंगे। किस चीज़ में कोऑपरेट करेंगे? वो लोग कोऑपरेट करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। दोनों देश एक दूसरे के साथ साइंस और टेक्नोलॉजी, मतलब विज्ञान और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान करेंगे, एक दूसरे को हेल्प करेंगे डेवलप करने में, बनाने में। ठीक है, इसके अलावा ओपन बॉर्डर फॉर ट्रेड, दोनों देश एक दूसरे के साथ जो सीमाएं हैं वो ओपन कर देंगे ट्रेडिंग के लिए, कि उनका सामान हमारे यहाँ आ सकेगा, हमारा सामान उनके यहाँ जा सकेगा। ठीक है, और फिर थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं। ये तो राजीव गांधी के अचीवमेंट्स थे जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। ठीक है, सिंस 1999 both since 1999 trade between India and China growth China is growing up at a rate of 30% per annum। ठीक है, तो ये भी एक सुधार है कि फिर इन ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद 1999 के बाद दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड था वो 30% की रेट से बढ़ता चला गया। ठीक है, और हमारा जो ट्रेड था इंडिया का 1992 में, ठीक है, इसको एक और तरीके से हम समझ सकते हैं, जो ट्रेड इंडिया का चाइना के साथ, थोड़ा सा मैं शॉर्ट में इसको लिख देता हूँ, ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना वाज $338 मिलियन
इन 1992 में कितना ट्रेड था? $313 मिलियन, इतना ट्रेड होता था इंडिया और चाइना के बीच में, जो कि जंप करता है 2016 में और कितना हो जाता है? 70 बिलियन डॉलर, बढ़कर कितना हो जाता है 2016 में? 70 बिलियन डॉलर। ठीक है, फिर धीरे धीरे चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो और बढ़ता है, और चाइना की कहीं ना कहीं ये जो पॉलिसीज़ है ये 1970 के अंदर 1970 के बाद से चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो WTO में भी बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो ये सारा इम्प्रूवमेंट्स होते हैं, ठीक है, चाइना और इंडिया के रिलेशनशिप के अंदर। लेकिन अभी भी कुछ बहुत सारी खामियां हैं, मतलब इतने इम्प्रूवमेंट्स होने के बाद भी आप भी रोज़ अखबारों में कहीं ना कहीं इंडिया चाइना के मैटर्स आप पढ़ते ही रहते हो, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी। लेकिन जो मेन कंसर्न है मैटर्स के अभी भी जो आज हमको देखने को मिलते हैं वो किन चीज़ों को लेकर है? वो है चाइना पाकिस्तान पार्टनरशिप, करंट इश्यूज हम कह सकते हैं इनको, बिटवीन इंडिया एंड चाइना। क्या क्या है? चाइना पाकिस्तान पार्टनरशिप, आपने सीपेक का नाम सुना होगा, जिसका फुल नेम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड को बढ़ाने के लिए जो हमारा जो POK है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहाँ से इन लोगों ने सड़क वगैरह बनाई है जो पाकिस्तान की तरफ जाती है, चाइना से लेकर अक्साई चीन से होते हुए, और हम इसका विरोध करते हैं। तो ये इशू है आज भी हमारे और चाइना के बीच में कि जिस तरीके से इनकी पार्टनरशिप ग्रोथ हो रही है, कहीं ना कहीं इसका नुकसान जो है, हम किसी की ग्रोथ को लेकर हमें इससे प्रॉब्लम नहीं है कि भाई इनका डेवलपमेंट होता, हमें प्रॉब्लम इस चीज़ से कि ये डेवलपमेंट करने का जो ऑब्जेक्टिव है कहीं ना कहीं हमारे अगेंस्ट है। हमारे अगेंस्ट होने का मतलब ये है कि भाई हमको जानबूझकर नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं हम इनके ऊपर डाउट करते हैं। दूसरा, चाइना पर डाउट जो किया जाता है वो किस चीज़ को लेकर किया जाता है कि चाइना जो है वो अपने मिलिट्री रिलेशंस बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है चाइना? मिलिट्री रिलेशन बढ़ा रहा है। किसके साथ? विथ बांग्लादेश एंड म्यांमार। चाइना अपने मिलिट्री रिलेशनशिप म्यांमार और बांग्लादेश के साथ बढ़ा रहा है, और ये भी हमारे एरिया में, मतलब एक तरफ से पाकिस्तान को कवर कर रहा है चाइना, एक तरफ से बांग्लादेश और इनको कवर कर रहा है। जैसे करंट की आज की अगर मैं न्यूज़ बताऊं तो कहीं ना कहीं जैसे आज एक इशू मैंने आप देखा है, जो कि आज डेट है आपकी, आज की डेट है आपका, ठीक है, 20 तारीख है आज। तो जैसे कि देखा जा रहा है कि आज 20 तारीख की डेट में एक इशू है इंडिया और नेपाल के बीच में निकल कर आया है कि भारत के 2-3 एरिया को नेपाल ने अपने एरिया में शामिल कर लिया है। लिपुलेख करके एक जगह और 1-2 एरियाज हो रहे हैं, और ऐसा कहा जा रहा है कि भाई नेपाल ने चाइना के कहे अनुसार नेपाल ने इस प्रकार की चीज़ें की है। तो चाइना जो है, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, पाकिस्तान हो गया, इनकी हेल्प से इनके साथ रिलेशन बढ़ाकर कहीं ना कहीं हमें घेरने की कोशिश कर रहा है। तो ये हमारे लिए कंसर्न का मैटर है, इसलिए हम इनका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आपके डेवलपमेंट से हमको प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम जिस चीज़ से कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारे खिलाफ है, तो हम उसके साथ हम प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने चाइना के साथ रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश की है। बहुत सारे हमारे बॉर्डर इश्यूज है जो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो बॉर्डर इश्यूज जो है वो बिना किसी मिलिट्री इंटरप्शन के जो है सॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है, और हम एक दूसरे के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन भी कर रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ ट्रांसपोर्टेशन में, कम्युनिकेशन में और इन चीज़ों में भी हम रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये आपका
जो है छोटा सा टॉपिक है विच इज़ कॉल्ड इंडिया चाइना रिलेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको पूरी हिस्ट्री पता है 1949 से लेकर अभी तक क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए। हम एक प्रकार से इंडियन चाइना रिलेशन को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा बिफोर 1970 और एक हो जाएगा आफ्टर 1970 के पहले हमारे कैसे रिलेशन थे, 1970 के बाद हमारे कैसे रिलेशन रहे, हमारे एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप किस तरीके से रही। तो ये इस तरीके से आपका इंडिया चाइना रिलेशन कंक्लूड होता है। ठीक है, तो ये आपका होता है टॉपिक कंप्लीशन। हम एक दूसरे के साथ बहुत इसके नोट्स वगैरह अगर आपको चाहिए तो मैं थोड़े दिनों में आपको, एक आध दो दिन में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो ज़्यादा कुछ इसके लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको मिल जाएंगे आपके नोट्स। ठीक है, और अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे कॉल करें, और पर्सनली आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर दूंगा। मैंने कुछ स्टूडेंट से कहा भी था कि वो मुझे अपने डाउट जो हैं वो व्हाट्सएप पे भेज दें। ठीक है, तो उससे वो डाउट्स अगर आप आपके मुझे भेज देंगे तो मैं एक रेमेडियल क्लास उसके सॉल्यूशंस के साथ जो है मैं आपको आंसर के लिए एक रेमेडियल वीडियो बनाकर भेजूंगा, जो आपके कोशिश करूंगा कि जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। क्योंकि कोशिश हमारी है कि अगर कॉमन डाउट्स है तो भाई सबको अलग अलग एड्रेस करने से अच्छा एक सिंपल एक रेमेडियल वीडियो में हम उसको ड्राउ और उसको हम एड्रेस कर लें। लेकिन फिर भी अगर आपके और भी कुछ डाउट्स हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें जो आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है जो हमने पढ़ी हुई थी वो थी ओपन डोर पॉलिसी। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गया है। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा और उनके आंसर्स बताऊंगा। ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड, और 1 या 2 दिन में वो आपको वीडियो मिल जाएगा। आपको क्या करना है, आपको अपने डाउट्स मुझे भेजने हैं जिससे कि मैं आपको उसका डाउट उसी के साथ मैं आपका आंसर का सॉल्यूशन दे दूंगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आई कैन हेल्प यू, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर मैं मेरे बेसिस के ऊपर जो मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छे से पढ़िए, कोई भी डाउट दिमाग में ना रखिए। स्कूल के ज़रिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने कमेंट्स आप छोड़ सकते हैं, मैं उसका भी रिप्लाई दूंगा। कोशिश करता हूँ कि सबके रिप्लाई दूँ। आपका बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, और अगर मैं और अच्छे से अच्छा इसको बेटर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक, जिससे आपके कोई डाउट्स नहीं रहे। ठीक है, और लेकिन जैसे मैं आपको बताऊँ, अगर आपके और भी डाउट्स हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अपने पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए, और सब लोग अपने घर वालों के साथ रहें, उनके साथ एंजॉय करें, घर के अंदर ही पढ़ाई करें, और दूसरों के साथ ये वीडियो शेयर भी करें। ठीक है, तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और शेयर भी करना है आपको ये वीडियो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।